हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन। वीडियो के एंड में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो हमारे प्रोबेबिलिटी के थ्योरी वाले सेक्शन को देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 0.25, P A dash intersection B equal to 0.2 and P A dash intersection B dash equal to 0.1. Then the value of P A given B will be 8/13, 9/13, 10/13 या फिर 11/13। यहाँ पे हमको दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको क्लियरली मतलब पता होना चाहिए इन टर्म्स का, P A इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B, और ये तीसरा टर्म P A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और दूसरी चीज़ हमें ये करने की ज़रूरत है कि P A गिवन B, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए पहले से। तो हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें लिखना हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए गिवन बी इंटू पी बी, यानी कि पी ए गिवन बी ये हो जाएगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ए गिवन बी फाइंड आउट करने के लिए हमें पी ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए और पी बी पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें ए आ रहा है और बी नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश का मतलब हुआ कि ए नहीं आएगा और बी आएगा, तो वो यहाँ पे आ रहा है, और ये हमें पता है कि ये तो ए इंटरसेक्शन बी होता ही है। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया कि ना ए आएगा ना बी आएगा, तो वो ये ए यूनियन बी जो कहा जाता है उसको छोड़ के जो बचा वो सब आ जाता है बेसिकली हमारा इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। ओके, तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पी ए यूनियन बी, क्योंकि अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी पता करना है तो उसके लिए हमें पी ए यूनियन बी पता होना चाहिए। पी ए यूनियन बी ये हो जाएगा हमारा 0.9। उसके बाद पी ए यूनियन बी इन तीनों का सम है, ये और ये और ये, इन तीनों का सम है। तो इसलिए अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो पी ए यूनियन बी ये हो गया हमारा 0.9 माइनस 0.2 माइनस 0.25, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा इस तरह से आ जाएगा 0.45। अब ये हमें पता है 0.45 है, और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हमें पता है कि ये है 0.2, तो इस तरह से पी बी ये हो जाएगा हमारा 0.65। अब हमें पी बी की वैल्यू पता चल चुकी है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता चल चुकी है, तो इस फॉर्मूला में हम सीधे सीधे डालेंगे, तो पी ए गिवन बी ये हो जाएगा 0.45 बाई 0.65 यानी कि 9/13। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑल द किंग्स, क्वींस, जैक्स एंड एसेस आर टेकन आउट फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। If two cards are taken out without replacement, then what is the probability that there are two aces drawn if it is given that at least one ace is drawn? इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर कि हमें कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जबकि गिवन है कि एक कोई दूसरा इवेंट हो चुका है, ये हमारे लिए एक हिंट होता है कि यहाँ पे हमारा बेस थ्योरम लगेगा, क्योंकि बेस थ्योरम करता कुछ नहीं है, वो किसी इवेंट के होने के बाद किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अपडेट कर देता है। तो आपको अगर इवेंट होने के बाद कोई दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे ज़्यादातर बेस थ्योरम ही लगा करेगा उस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे एक काम हमें करने की ज़रूरत होती है कि ये जो हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 3 इवेंट हैं, 3 से ज़्यादा भी यूज़ करते तो यहाँ पे ये और ऐड होते जाता, पर यहाँ पे 3 ही रहेंगे तो इसलिए हम 3 तक ही देख रहे हैं। तो E1 A और उसके अलावा E2 E3 ये हमें पता करना है कि क्या क्या होंगे। ए जो इवेंट होता है वो इवेंट जो हो चुका है, क्योंकि E1 गिवन ए फाइंड आउट करना है, यानी कि ए के होने के बाद E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ए हमारा ये हो गया। इसी तरह से E1 हो गया एक इवेंट, और E2 E3 हो जाएंगे उसी तरह के बाकी क्या क्या इवेंट पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन में कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। E1 हमारा हो गया कि हमारे पास ये जो कार्ड हैं किंग, क्वीन, जैक और एस, ये 4 कार्ड हैं और 4 सूट होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब्स, और इन चारों सूट के
4 कार्ड हमें निकालने हैं, तो यानी कि 4 × 4 यानी कि हमारे पास 16 कार्ड बचे हैं, 16 अलग अलग कार्ड, क्योंकि एस जो होगा वो हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब का होगा, इसी तरह से जैक होगा, इस तरह से क्वीन, इसी तरह से किंग होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट हमारा क्या हो गया? E1 इवेंट हो गया कि 2 एस हम ड्रॉ कर रहे हैं। जब हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं तो वो दोनों के दोनों एस हो रहे हैं और वो इन्हीं 16 में से चूज़ किए जाएंगे। तो इन 16 कार्ड को हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 4 हो गए हमारे पास एसेज और 12 हो गए हमारे पास नॉन एसेज, क्योंकि वो किंग, क्वीन, जैक हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 एस ड्रॉ करेंगे हम 16 कार्ड में से। तो ये 4 एसेज हैं, 4C2 डिवाइड बाई टोटल 16, 16C2 टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल केसेस 4C2, 16C2 टोटल नंबर ऑफ वेज, तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 4C2 बाई 16C2। इसी तरह से E2, अगर हमारे पास 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास और 2 पॉसिबिलिटी हैं कि 2 एस ड्रॉ होंगे, सिर्फ 1 एस ड्रॉ होगा, या एक भी एस ड्रॉ नहीं होगा। तो इस तरह से E1, E2, E3 ये 3 इवेंट हो गए। और बेस थ्योरम में हमने देखा था कि इवेंट ऐसे होने चाहिए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो, मतलब कि वो 2 इवेंट साथ में पॉसिबल ना हो और वो सारे मिलके सारे केसेस कवर भी कर लें। तो यहाँ पे वो E1, E2, E3 वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1 एस ड्रॉ करेंगे तो हम 2 नहीं करेंगे, और 1 करेंगे तो हम 0 भी नहीं करेंगे। और अगर हम 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो वो दोनों एस होंगे, या तो सिर्फ 1 एस होगा, या तो एक भी एस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इन कंडीशन में बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब बस हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हो जाएगा 4C1 × 12C1 डिवाइड बाई 16C2, क्योंकि अगर आप 1 एस ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें से 4 में से 1 को ड्रॉ करने के 4C1 वेज हैं, और दूसरा कार्ड जो है वो आप इन 12 में ड्रॉ करेंगे तो 12C1 वेज में हो जाएगा। तो 4C1 × 12C1 बाई 16C2 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से E3 का मतलब एक भी एस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों कार्ड इन्हीं 12 कार्ड में से ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा 12C2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12C2 बाई 16C2। अब जो हमारा इवेंट ए है वो हमें पता है कि ये वाला इवेंट जो गिवन है कि हो चुका है, उसकी वो हमें देखना होता है। तो वो इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे गिवन की E1, E2 और E3 के केस में क्या है, तब हम बेस थ्योरम को लगा पाएंगे। यहाँ बेस थ्योरम का फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एस गिवन 2 एसेज आर ड्रॉन। अगर हमको पता है कि 2 एस ड्रॉ कर ही चुके हैं तो एटलीस्ट 1 एस की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई 100%। इसी तरह से अगर हमको पता है कि हमने एक एस भी ड्रॉ कर लिया तो भी एटलीस्ट 1 एस हमारा सेटिस्फाई हो रहा है 100%, तो इन दोनों केसेस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता है कि एक भी एस ड्रॉ नहीं किया है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 एटलीस्ट 1 एस गिवन नो एस इज ड्रॉन, तो वो हो जाएगा 0। इसके बाद हम इनको बस बेस थ्योरम के फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा D 1/9। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ बैग कंटेन्स n white balls and n black balls. Pairs of balls are drawn without replacement until the bag is empty. The probability that each pair consists of 1 black ball and 1 white ball is A 1/2n/n, B 2 to the power of n divided by 2n/n, C 2n/n factorial, या फिर D 2n/2n factorial। यहाँ पे हम कोई भी इवेंट मान लेते हैं EI, जबकि जब हम ith टाइम पे ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल का पेयर हम बना पा रहे हैं। ये हो गया हमारा इवेंट EI। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब हुआ कि जब हम पहली बार ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल का पेयर बनाएं। तो यहाँ पे हमारे पास n वाइट बॉल और n ब्लैक बॉल सपोज हमने ऐसे अरेंज कर दिए हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए कि इन n में से कोई एक हमें चूज़ करना है, तो वो हो गया n, और दूसरी तरफ इन n में से भी हमें कोई एक चूज़ करना है, तो वो भी हो गया n। तो n × n ये हो गए हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? यहाँ पे 2n बॉल्स हैं n+n, उसमें से कोई से भी 2 हम चूज़ कर लें, 2nC2। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 मतलब कि E1 हो चुका है, एक ब्लैक और एक वाइट निकल चुके हैं। तो अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये n-1 फेवरेबल केसेस बचे, इधर भी n-1 बचे, तो n-1 × n-1, और टोटल नंबर ऑफ वेज ये 2 बॉल माइनस हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2n-2, तो 2n-2C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 ये हो जाएगा 2n-2C2 डिनोमिनेटर और n-1 स्क्वायर न्यूमरेटर। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2 मतलब कि E1 भी हो गया E2 भी हो गया। पहली बार भी वाइट बॉल आई, वाइट और ब्लैक बॉल का पेयर आया, दूसरी बार भी वाइट और ब्लैक बॉल का पेयर आ गया है।
तो इसका मतलब कि एक एक और माइनस हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए। तो n-2 इंटू n-2 ये हो जाएंगे फेवरेबल केसेस, और अब यहाँ पे 2n-2 यानी कि 2n-4c2 ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसी तरह से अगर हमें ith टाइम पे देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ei गिवन e1 एंड e2 एंड e3 एंड अप टू ei-1, मतलब कि हर बार 1 से लेके i-1th टाइम तक हमारा एक वाइट और एक ब्लैक बॉल का पेयर बन चुका है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ei क्या होगा। तो हर बार अगर पेयर बना होगा तो i-1 बॉल्स इसमें से निकल चुके हैं वाइट में से, और i-1 बॉल्स इसमें से भी निकल चुके हैं। तो ये हो जाएगा n-i+1 बॉल यहाँ बचे हैं और n-i+1 बॉल यहाँ बचे हैं। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फेवरेबल केसेस हमारे आ जाएंगे, और 2 टाइम्स ऑफ दिस, इन दोनों का सम अगर हम करेंगे 2 इंटू n-i+1 c2 ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हर बार जो पेयर बनेगा वो एक ब्लैक और एक वाइट बॉल का बनेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 एंड e2 एंड e3 एंड इसी तरह से अप टू en, मतलब हर बार हमने जब ड्रॉ किया तब एक एक वाइट और एक एक ब्लैक बॉल का पेयर बना। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 गिवन e1 एंड e2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 गिवन e1, प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 गिवन e1 एंड e2, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ en गिवन e1 एंड e2 एंड e3 एंड अप टू en-1, मतलब हर बार वो पेयर बनता चला गया। तो ये जो वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, ये e1 हमने देखा ये हो जाएगा n²/2nc2, ये हो जाएगा हमारा n-1²/2n-2c2। इसी तरह से जब आखिरी में आएंगे हमारे पास 2 बॉल बचे अगर, एक वाइट और एक ब्लैक, तो वहाँ पे ये हो जाएगा 1/2c2। तो इसको हम लिख सकते हैं ये n² n-1² अप टू 1², तो इसको हम लिख सकते हैं n का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2n-2, यहाँ से अगर हम पिक करेंगे 2n-2 इंटू 2n-3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से जब हम लास्ट में जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, और ये n टाइम्स हो रहा है, तो 2 हमारा n टाइम्स आ रहा है, तो वो ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2n, और ये 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 ऐसे ही अप टू 1 तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2n फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं 2n डिवाइड बाई 2nCn। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 ticket is selected at random from 100 tickets numbered 00, 01, 02, 03 up to 99. What is the probability that sum of the digits is 9 given that their product is 0? यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल वे में काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है। प्रोडक्ट अगर 0 है इसका मतलब कि एक ना एक डिजिट तो 0 होना ही चाहिए कम से कम, और सम जो है वो 9 होना चाहिए। सम 9 होने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, गिवन की प्रोडक्ट 0 है तो प्रोडक्ट 0 वाला नंबर हम लिख लेंगे 00, 01, 02, 03 ऐसे ही हम सारे वो नंबर लिख लेंगे जहाँ पर कि एक 0 आ रहा है, और इसमें से वो नंबर जिसका कि सम 9 हो रहा है वो कौन से नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स हैं हमारे 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/19। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ एनी 4 digits आर सेलेक्टेड एट रैंडम with repetition allowed and then they are multiplied, then the probability that the last digit will be 1, 3, 5 or 7 is A 625/10,000, B 64/10,000, C 561/10,000 या फिर D none of the above। यहाँ पे हम अगर 4 डिजिट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिपीटिशन जहाँ पर कि अलाउड है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा 10⁴ यानी कि 10,000। अब हमें देखना है कि ऐसे डिजिट जहाँ पर कि 1, 3, 5 और 7 हो, यानी कि अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 के पेयर बहुत सारे होंगे, 3 के, 5 के, 7 के। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे कि हम अगर मान लेते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम सिर्फ ऑड डिजिट लेंगे तभी हमारा ये ऑड नंबर का आ सकता है लास्ट में। अगर एक भी इवन नंबर हमने चूज़ कर लिया तो वहाँ पर
हमारा ये लास्ट में कोई भी ऑड डिजिट आना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले हमको ये फिक्स करना होगा कि हम ऑड डिजिट्स ही चूज़ करेंगे। इसके बाद एक बार हमने ऑड डिजिट्स चूज़ कर लिए, उसके बाद हम उन पेयर को देखेंगे जहाँ पर कि 9 बन रहा है, और हम वो 9 वाले को अगर हटा देंगे तो 1357 ही बचेगा, ठीक है ना। तो हमें वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑड डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इजंट 9। तो जिनका 9 है प्रोडक्ट वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1119, 1177, 3399, ये सारे के सारे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, और फिर हम देखेंगे कि इनके कितने वेज हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज, यानी कि 4, तो ये 4 हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से ये भी हो जाएगा 6। ऐसे ये 1379 सारे अलग अलग डिजिट्स हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल। तो हमने सारे अलग अलग वेज फाइंड आउट किए, और फिर हमने टोटल नंबर ऑफ वेज देखे, तो वो हो गया हमारा 64 वेज। यानी कि ऐसे 64 वेज हैं जिससे कि हम डिजिट्स को सेलेक्ट करें जिसका कि प्रोडक्ट 9 से एंड हो रहा है। और अगर हमें सिर्फ और डिजिट को सेलेक्ट करना है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 5 ऑप्शन है, 1, 3, 5, 7 और 9, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो गए 5 to the power of 4, यानी कि 625। तो 625 वेज हैं जिसमें हम और डिजिट सेलेक्ट करेंगे, और 64 वेज हैं जिसमें कि वो एंडिंग विद 9 होंगे। तो 625 माइनस 64 वो होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, तो ये होगा 561। और टोटल नंबर ऑफ वेज 10,000 हम पहले ही देख चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए वो हो जाएगी 561 बाई 10,000, तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द ऑड्स अगेंस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन बाय 3 स्टूडेंट्स आर 2:1, 5:2 एंड 5:7, then the probability that the question will be solved by exactly 2 students is 91 by 180, 101 by 180, 119 by 180 या 127 by 180। यहाँ पे हम स्टूडेंट मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 स्टूडेंट हैं, और E1, E2, E3 इवेंट हैं जिसमें कि ये इंडिविजुअली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऑड्स अगेंस्ट सॉल्विंग, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये हमको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम E1 देखें ए स्टूडेंट के लिए, वो वहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये दी हुई है 2:1, यानी कि अनफेवरेबल केसेस हो गए 2, फेवरेबल केस हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ये हो जाएगा फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस हुआ फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 + 2, यानी कि 1/3। इसी तरह से हम ऑड्स अगेंस्ट का यूज़ करते हुए स्टूडेंट बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और स्टूडेंट सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स सॉल्व, 2 स्टूडेंट सॉल्व, और वो उनका सॉल्व करना आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए सॉल्व करे या ना करे उससे बी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बी करे या ना करे सी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सी करे या ना करे उससे ए को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनमें से किसी को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए वो हो जाएगी probability of E1 into probability of E2 plus probability of E2 into E3 plus E1 into E2 into E3। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को डालेंगे और सिंपली कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 101 बाई 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 101 टाइम्स, लेट x बी द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स, देन probability of x equal to r is maximum when r is equal to a 49, b 50, c 51 या फिर d 52। अब अगर हम एक फेयर कॉइन को देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि गेटिंग हेड, अगर हम हेड आने को सक्सेस मान रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और ये हर बार कांस्टेंट ही रहेगी। तो एक्चुअली में अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम 101 टाइम्स में से r टाइम्स कितने बार हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे, NCR इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर ऑफ r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर ऑफ n-r। और क्योंकि ये दोनों सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये हो जाएगा NCR इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू r प्लस n-r, तो ये हो जाएगा n। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस को मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली हमारे NCR यही मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि 0.5 टू द पावर ऑफ n ये तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, क्योंकि n हमारा फिक्स है 101 टर्म्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि NCR मैक्सिमम होगा, अगर ये ऑड है तो इसकी 2 वैल्यूज होंगी, 101 है तो 50 और 51, इन दोनों पे NCR इक्वल भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, 50 और 51। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट A एंड B बी 2 इवेंट्स सच दैट P A यूनियन B डैश
इक्वल टू 1/6, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 एंड पी ए डैश इक्वल टू 1/4, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर equally likely but not independent, equally likely and mutually exclusive and independent but not equally likely. अब यहाँ पे पी ए यूनियन बी डैश, इसको अगेन हमने जैसे देखा था कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ऐसा वेन डायग्राम बनाने से हमको हेल्प होता है. पी ए यूनियन बी डैश का मतलब हुआ कि ना तो ए हो ना तो बी हो, तो ये हो गया बाहर वाला पोर्शन. ये है हमारा दिया हुआ है 1/6 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि टोटल माइनस ये जो ए यूनियन बी होने की प्रोबेबिलिटी है ये हो गया. तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा आ गया 5/6. अब अगर हमें ये देखना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हमारे पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए. पहली चीज़ तो होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दूसरी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और तीसरी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ए और बी, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बस यही फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है और ए डैश हमें दिया हुआ है 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये हो गया 3/4. तो इन सब की वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो गया हमारा 1/3. अब हम ये चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है या नहीं. तो ये 1/3 है, ये 3/4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4 आएगा और ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ 1/4 है. तो इसका मतलब कि ये ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी. अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैरिड मैन वॉचेज अ टीवी शो इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ वॉचेज द शो इज 0.6. द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन वॉचेज द शो गिवन दैट हिज वाइफ डज इज 0.5. देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम वॉच द शो टुगेदर is 0.3. Probability that wife watches the show given husband watches is 1. Probability that at least one of them watches the show is 0.6. या फिर D, none of the options A, B, C is true. तो A मान लेते हैं हम इवेंट जिसमें कि मैन वॉचेज द शो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया 0.3. सिमिलरली बी इवेंट की वुमेन वॉचेज द शो, ये हो जाएगा 0.6. और हमें दिया हुआ है कि ए गिवन बी मैन वॉचेज द शो गिवन दैट वुमेन वॉचेज इज 0.5. अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है बोथ ऑफ देम वॉच द शो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है और हमें फाइंड आउट करना है बी गिवन ए और ए यूनियन बी. हमें बेसिकली ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा पी ए गिवन बी इंटू पी बी. पी ए इंटरसेक्शन बी हमने सिंपली वैल्यू डाल के निकाल लिया 0.3. प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम वॉच द शो टुगेदर 0.3, ये हमारा ट्रू है. अगला हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये हो जाएगा जब हम वैल्यूज डालेंगे तो ये आ रहा है 1, तो यानी कि ये 1 ये भी हमारा ट्रू हो गया. तीसरा हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी के लिए हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे डालेंगे 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 0.6. तो ए यूनियन बी ये भी हमारा 0.6 है, तो ये भी हमारा ट्रू है. तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे ए, बी और सी. अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस is greater than or equal to 0.9, then the number of trials is greater than or equal to a 1 divided by log 4 base 10 minus log 3 base 10, b 1 divided by log 4 base 10 plus log 3 base 10, c 9 divided by log 4 base 10 minus log 3 base 10, या फिर d 4 divided by log 4 base 10 minus log 3 base 10. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p ये हमें दिया हुआ है 0.25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये हो जाएगा हमारा 0.75. हमारे पास अगर n ट्रायल होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फेलियर. मतलब अगर आप सारे फेलियर के केसेस की प्रोबेबिलिटी हटा दें तो एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है. तो हर बार फेलियर हो उसके लिए आपका हर बार क्यू आना चाहिए, क्यू का मतलब फेलियर. तो सक्सेस एक बार भी नहीं आएगा तो NC0 इंटू क्यू टू द पावर ऑफ n, ये हमारा हो जाएगा 1, ये जाएगा 1 माइनस क्यू टू द पावर ऑफ n.
1 माइनस क्यू टू द पावर ऑफ एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.9 है, क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। तो क्यू टू द पावर ऑफ एन आ गया हमारा लेस दैन इक्वल टू 0.1। इसके बाद हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ क्यू टू द पावर ऑफ एन को हम लिख सकते हैं एन इंटू लॉग क्यू, और एन इंटू लॉग क्यू, क्यू है हमारा 0.75 यानी कि 3/4। तो एन इंटू लॉग ऑफ 3/4 लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1। 0.1 को हमने लिख दिया लॉग ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -1, और 10 टू द पावर ऑफ -1 अगेन ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस लॉग 10। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, तो ये जो -1 है इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके चल जाएं तो 3/4 टू द पावर ऑफ -1 हो जाएगा, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 4/3। तो n इंटू लॉग ऑफ 4/3 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, क्योंकि जब दो बार माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, ये लेस दैन इक्वल टू से बदल के ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा। तो यानी कि n इंटू लॉग ऑफ 4/3 ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू लॉग ऑफ 10। तो ये log 4/3 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा log 10 डिवाइड बाई log 4/3। और हमें पता है कि log ऑफ a डिवाइडेड बाई b ये होता है log a माइनस log b। इस तरह से हम इसको log 4 माइनस log 3, और ये log 10 जो है इसको हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे। तो और हमें ये भी पता है कि log a डिवाइडेड बाई log x, इसको हम लिख सकते हैं log a बेस x। ये सारे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो log 4 बाई log 10 ये हो जाएगा log 4 बेस 10, और log 3 बाई log 10 ये हो जाएगा log 3 बेस 10। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस n शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई log 4 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ 12 आइडेंटिकल बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉक्सेज कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल्स इज a 55/3 इंटू 2/3 टू द पावर ऑफ 11, b 55 इंटू 2/3 टू द पावर ऑफ 11, c 220 इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ 12, या फिर d 22 इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ 11। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो बॉक्सेज हैं इसमें से वन ऑफ द बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल। इस सेंटेंस का मतलब है कि जिस बॉक्स में एग्जैक्टली 3 बॉल होंगी उस बॉक्स को हम सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो बॉक्स जो है वो हमारा ऑलरेडी जब सेलेक्ट हो चुका है जिसमें कि एग्जैक्टली 3 बॉल होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली हमारा एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो बॉक्स जिसमें 3 बॉल होंगी वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है और सारे बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, तो वो बॉल जो है वो एग्जैक्टली उसी बॉक्स में जाएगी जो हमने सेलेक्ट किया है, उसको हम मानेंगे हमारा सक्सेसफुल इवेंट। तो वो होगा 1/3, क्योंकि सारे के सारे बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली 3 बॉल, इसका मतलब कि एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस होने चाहिए 12 ट्रायल्स में से, तो ये हो जाएगा 12c3 इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2/3 टू द पावर ऑफ 9। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 11। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी। अगर क्वेश्चन में लिखा होता एनी 1 बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 3 बॉल, तो यहाँ पे हम इंटू 3 भी करते, क्योंकि उस एक बॉक्स को हम 3 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाता हमारा 55 इंटू 2/3 टू द पावर 11। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 बॉक्स लिखा है, एनी 1 बॉक्स नहीं लिखा है, तो पहला बॉक्स हमारा ऑलरेडी चोजन है, तो इसलिए इसका आंसर ए हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट 2 fair 6-faced dice A and B be thrown simultaneously. If E1 is the event that die A shows up 4, E2 is the event that die B shows up 2, and E3 is the event that the sum of the numbers on both dice is odd, then which of the following statements is not true? A, E2 and E3 are independent, B, E1, E3 are independent, C, E1, E2, E3 are independent, या फिर D, E1, E2 are independent। अब अगर हम देखें इवेंट E1, ये है कि die A shows up 4, ये ना तो E2 पे डिपेंड करेगा और ना ही E3 पे डिपेंड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप फिक्स है 1/6 रहेगी। इस तरह से E2 है, इसमें 2 आना चाहिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी अपने आप फिक्स है 1/6, ये ना E1 E3 किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। और E3 जो है वो हमारा जो है वो अगेन E1 अगर सिर्फ E1 अगर हमें पता है कि डाई ए पे 4 आ चुका है तो भी उसके 3 केसेस बचेंगे, 1, 3 और 5 आएगा तो
4+1, 4+3 और 4+5 उन सारे केसेस में सम ऑड हो जाएगा। और इसी तरह से वो सिर्फ E2 पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि E2 पे भी अगर 2 आ रहा है तो 135 आने से उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी सेम की सेम रहेगी। लेकिन अगर E1 और E2 दोनों फिक्स हो जाएं तो फिर E3 जो उसकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। इसका मतलब कि E1, E2, E3 आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पेयर वाइज हर पेयर इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया ट्रू, ये भी हो गया ट्रू, ये भी हो गया ट्रू। क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये है नॉट ट्रू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।